क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि हमारी धरती के ऊपर जो इतना ज़्यादा पोल्यूशन हो रहा है, इतनी ज़्यादा गंदगी हो रही है, इन्वायरमेंट को मैनेज करने के लिए, साफ सुथरा रखने के लिए, क्या हम इस पोल्यूशन को कम कर सकते हैं? कैसे हम इन्हें रोक सकते हैं? आज की वीडियो के अंदर हम लोग इसी टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं और बात करने वाले हैं। वेलकम एवरीवन इन आवर एसएससी क्लास 10 साइंस 2 चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है इन्वायरमेंट मैनेजमेंट। तो अब आइए जानते हैं कि इसके सोल्यूशन में हम लोग क्या कुछ लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को एक बात जान लेना चाहिए कि जब मैं बात करता हूँ नेचुरल इन्वायरमेंट की, तो नेचुरल इन्वायरमेंट कंसिस्ट करता है बहुत सारा हवा, ऑक्सीजन, पानी और रहने का जमीन यानी कि लैंड एरिया, जहाँ पे बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म और दुनिया के अंदर पाए जाने वाले बहुत सारे एलिमेंट सर्वाइव करते हैं और रहते हैं। उसे ही हम लोग कंसिडर करते हैं एज ए इन्वायरमेंट। और लगे हाथ आप लोग को यहाँ पे ये भी जान लेना चाहिए कि क्या होता है बायोटिक फैक्टर और क्या होता है एबायोटिक फैक्टर। बेसिकली जब मैं बात करता हूँ बायोटिक फैक्टर, तो बायोटिक फैक्टर का मतलब होता है सारे जिंदा ऑर्गेनिज्म यानी कि सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म। हमारी धरती के ऊपर इन्वायरमेंट एक ऐसा प्लेस होता है जहाँ पे बहुत सारे लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, बोले तो बायोटिक और एबायोटिक, ये दोनों ही ऑर्गेनिज्म साथ साथ में सर्वाइव करते हैं और साथ साथ में अपना जीवन यापन करते हैं। एंड दूसरा, इनका जो इंटरेक्शन होता है ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मान लेते हैं बायोटिक फैक्टर के रूप में मतलब हम इंसान जो हैं, हम लोग बायोटिक फैक्टर हैं। अब हम जो इंसान हैं, हमें क्या चाहिए? हमें अपना सर्वाइवल करने के लिए हमें चाहिए बहुत सारा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन पूरी तरीके से एबायोटिक होता है। ऑक्सीजन के अंदर कोई जान नहीं होता, कोई प्राण नहीं होता है। ऑक्सीजन एक नॉन लिविंग होता है और नॉन लिविंग है, बट वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब एबायोटिक फैक्टर है ऑक्सीजन, उसके बावजूद भी हमारे लिए, हम बायोटिक लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेम जैसे हमारे लिए ऑक्सीजन इंपॉर्टेंट है, वैसे ही हमारे लिए पानी भी इंपॉर्टेंट है। दूसरा, जो रहने का जमीन होता है यानी कि जो लैंड एरिया होता है, वो भी हमारे लिए उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि हमारे एनवायरनमेंट के अंदर बायोटिक और एबायोटिक, इन दोनों के बीच में बहुत सारा इंटरेक्शन लगातार हमें देखने को मिलता है। और ये दोनों ही चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं जब हम बात करते हैं यहाँ पे इन्वायरमेंट के बारे में। एंड दूसरा, इन्वायरमेंट के अंदर ये जो बैलेंस होता है, ये बैलेंस बहुत सारे कंटिन्यूअस ऑपरेशन होते हैं हमारे नेचर में, उसके द्वारा ये मेंटेन रहता है। जैसे कि नेचुरल साइकिल हो गए एंड दूसरा बायो जियो केमिकल साइकिल हो गया। अब ये नेचुरल साइकिल क्या होता है? नेचुरल साइकिल यानी कि घास का उगना और फिर उस घास को कैटल्स यानी कि भेड़ बकरियों के द्वारा खाना, और फिर उन भेड़ बकरियों को बड़े जानवर यानी कि जो ओमनीवरस एनिमल होते हैं जैसे कि टाइगर वगैरह हो गए, वो उन बकरियों को खाएंगे और बाद में वो टाइगर वगैरह डिकम्पोज जाएंगे, डिकम्पोजर उन्हें डिकम्पोज कर देंगे, सड़ा देंगे, और बाद में जब वो डिकम्पोजर मर जाएंगे तो उनसे न्यूट्रिएंट जो होगा वो सॉइल में मिल जाएगा और वापस से उस सॉइल से हमें फिर से वो छोटे छोटे जो क्रॉप्स होते हैं, छोटे छोटे पेड़ पौधे जो होते हैं, वो हमें उगते हुए दिखाई देते हैं। तो ऐसे ही बहुत सारे साइकिल जो होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारे इन्वायरमेंट के बैलेंस को मेंटेन करने के लिए। यहाँ पे देखिए एक और साइकिल के बारे में बताया गया है, इसे कहते हैं बायो जियो केमिकल साइकिल। तो यहाँ पे ये जो वर्ड है बायो जियो, इसका मतलब यहाँ पे बायो का मतलब होता है बायोलॉजी और जियो का मतलब होता है जियोग्राफी। यहाँ पे बायोलॉजिकल और जियोग्राफिकल जो चेंजेस होते हैं, बदलाव होते हैं, उसका भी साइकिल हमें हमारे एनवायरनमेंट के अंदर देखने को मिलता है। तो ऐसे साइकिल को हम कहते हैं बायो जियो केमिकल साइकिल। अगर आप लोग को अभी भी नहीं समझा है बायो जियो केमिकल साइकिल, तो यहाँ पे आप लोग को मैं एक स्टोरी बताता हूँ, उसको सुनिए। मान लेते हैं कोई तो एक आइलैंड है जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। तो ऐसा प्लेस जहाँ पे बहुत सारा गर्मी होती है, बहुत ज़्यादा हीट है वहाँ पे, तो वहाँ का जो बायोलॉजिकल कंडीशन होगा वो कैसा होगा? वहाँ के लोग बहुत काले काले होते होंगे क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा लगती होगी। एंड वहाँ के जो पेड़ पौधे होते होंगे वो कैक्टस टाइप में होंगे, यानी कि हर एक पेड़ पौधे के अंदर कांटे 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 होंगे, ताकि उनके पत्तियों से जो वाटर का इवोपरेशन हो सके वो जितना हो सके उतना कम हो। सो कहने का मतलब यहाँ पे ये है, अकॉर्डिंग टू जियोग्राफिकल कंडीशन, जो बायोलॉजिकल फैक्टर होते हैं वो अपने आप को उस हिसाब से, उस परिस्थिति के हिसाब से ढाल लेते हैं, मॉडिफाई कर लेते हैं। तो वहाँ पे भी लगातार हमें एक साइकिल देखने मिलती है, उससे हम लोग कहते हैं बायो जियो केमिकल साइकिल। कभी कभी ये जो हमारा एनवायरनमेंट होता है, ये कुछ नेचुरल फैक्टर जैसे कि जंगल में आग लगना, बाढ़ आना, सुनामी आना या कोई नेचुरल डिजास्टर हो जाना, तो इसकी वजह से कभी कभी ये जो एनवायरनमेंट के अंदर जो फैक्टर होते हैं ये अफेक्ट हो जाते हैं। लेकिन ज़्यादातर एनवायरनमेंट के अंदर जो फैक्टर होते हैं ये अफेक्ट होते हैं आर्टिफिशियल पोल्यूटिंग फैक्टर की वजह से। आर्टिफिशियल फैक्टर यानी कि हम इंसानों के द्वारा, हम इंसानों के क्रिएशन की वजह से, हम इंसानों का एनवायरनमेंट को बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय करने से, बहुत ज़्यादा हार्म करने से, बहुत ज़्यादा तोड़फोड़ करने से, जंगलों की कटाई करने से, पेड़ों को तोड़ डालने से, बड़े बड़े तालाबों को फिलअप करके उन्हें खेत बना लेने से, तो यहाँ पे क्या करते हैं हम, कुछ आर्टिफिशियल तरीके से हमारा जो एनवायरनमेंट होता है उसे हम अफेक्ट करते हैं। और जब हमारा एनवायरनमेंट अफेक्ट हो जाएगा, तो आप बात को समझिए, एनवायरनमेंट जब अफेक्ट हो जाएगा तो जो बायोटिक फैक्टर होंगे वो भी अफेक्ट होंगे। इससे जो बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे उन्हें भी अपना घर छोड़ के जाना पड़ सकता है, और इससे हम कह सकते हैं कि जो एनवायरनमेंट होता है वो अफेक्ट हो जाएगा। एंड एनवायरनमेंट को परेशान करना, एनवायरनमेंट को गंदा करने के पीछे सबसे बड़ा रीजन है कि हम लोग पोल्यूशन वाले मटेरियल का यूज करते हैं। और कभी कभी ये जो चीज़ें होती हैं जो हम यूज़ करते हैं, ये चीज़ें हमारे
इन्वायरमेंट को पूरी तरीके से डैमेज करके रख देती हैं, पूरी तरीके से नुकसान करके रख देती हैं और पूरी तरीके से ख़राब करके रख देती हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे आज के समय पे हमने खोज लिया है प्लास्टिक, और आपको मालूम है जो प्लास्टिक होता है, प्लास्टिक जो होता है ये हमारे इकोसिस्टम में जल्दी डिकम्पोज नहीं होता, जल्दी सड़ता नहीं है। इसको सड़ने में करीबन 100-200 साल लग जाते हैं। तो यहाँ पे होता क्या है कि अगर हम एक्सेस अमाउंट में प्लास्टिक का यूज़ करेंगे, प्लास्टिक का मैन्युफैक्चर करेंगे, प्लास्टिक को पैदा करेंगे, तो ये जो प्लास्टिक है ये हमारे लिए तो अच्छा है क्योंकि हम लोग इसका भरपूर फायदा उठाते हैं, लेकिन इसी इकोसिस्टम के अंदर जो बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं उन सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए ये चीज़ खतरा होती है, ये चीज़ नुकसानदायक होती है। जैसे जो प्लास्टिक वगैरह होता है हम लोग यूटिलाइज करने के बाद उसे फेंक देते हैं ऐसे ही नदियों वगैरह में। एंड आप लोग को मालूम है कि इन्हीं नदियों के अंदर जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं वो भी अपना सर्वाइवल करते हैं, वो भी जिंदा रहते हैं, वो भी जीवित रहते हैं, वो भी अपना जीवन यापन उसी पानी के अंदर करते हैं। तो सोचो जब ऐसे पानी के अंदर हम लोग प्लास्टिक वगैरह यानी कि वेस्ट मटेरियल को वहाँ पे थ्रो कर देंगे तो वो बेचारे कहाँ सर्वाइव कर पाएंगे, वो बेचारे उसमें प्लास्टिक में फंस के उलझ के वहीं पे मर जाएंगे, वो अपना सर्वाइवल भी नहीं कर पाएंगे और इतना ज़्यादा प्लास्टिक फेंकने से जो पानी के अंदर ऑक्सीजन का लेवल होगा वो भी कम हो जाएगा। तो यहाँ पे सवाल आता है कि यार फिर हम लोग इन्वायरमेंट को मैनेज कैसे करेंगे। देखिए यहाँ पे अगर हमें इन्वायरमेंट को मैनेज करना है तो हमें पहले इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना होगा, इन्वायरमेंट को कंजर्व करना होगा एंड इन्वायरमेंट को प्रिवेंट करना होगा। हमें इन्वायरमेंट को संभालना होगा, प्रोटेक्ट इन द सेंस हमें यहाँ पे बहुत सारे रूल्स और रेगुलेशन बनाने होंगे उन लोगों के लिए जो अनलिमिटेड अमाउंट में अपने फायदे के लिए जंगलों काटते हैं, पेड़ों काटते हैं। हमें उन्हें रोकना होगा बहुत ही नियम और कड़क कानून बना के। हमें खुद से बहुत सारा प्लांटेशन करना होगा, हमें बहुत सारे ट्रीज लगाने होंगे एंड दूसरा हमें अपने आप पे कंट्रोल रखना होगा कि हम जितना हो सके कम से कम प्लास्टिक का यूज़ करें ताकि हमारा जो इन्वायरमेंट हो वो कंजर्व रहे, सुरक्षित बचा रहे। एंड थर्ड यहाँ पे हमें अपने इन्वायरमेंट को प्रिजर्व करना है। प्रिजर्व क्यों करना है? ताकि आने वाली जो जनरेशन होगी, फ्यूचर जनरेशन होगी, वो भी हमारे इन्वायरमेंट का उतना ही फ़ायदा उठा सके जितना हम उठा रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सारा का सारा जो फ़ायदा है, सारा का सारा जो बेनिफिट है इन्वायरमेंट का वो हमने ही यूटिलाइज कर लिया एंड आगे जो जनरेशन आएगी उसके लिए हमने यहाँ पे कुछ छोड़ा ही नहीं। ऐसा यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो हम अपने इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करके, कंजर्व करके एंड प्रिवेंट करके अपने इन्वायरमेंट को मैनेज कर सकते हैं। एंड आगे चल के इन फ्यूचर में अगर हमने पोल्यूशन को कंट्रोल कर लिया तभी ही हम लोग जाके ऐसा कह सकते हैं कि हमने इन्वायरमेंट को मैनेज करने के पीछे एक बहुत बड़ी सफलता हासिल कर ली है। और एक बार जब पोल्यूशन कम हो जाएगा तो हमारे इन्वायरमेंट के अंदर जितने भी नेचुरल साइकिल होते हैं सारे नेचुरल साइकिल कंटिन्यूअस तरीके से लगातार चलते रहेंगे और इससे जो हमारा बायोडाइवर्सिटी है वो कंजर्व रहेगी और हमारी बायोडाइवर्सिटी फलेगी, फूलेगी और बढ़ेगी और हमारा जो इकोसिस्टम होगा वो बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही अच्छा बना रहेगा। तो बस यार इस क्वेश्चन के आंसर में आप लोग को यही कुछ बातें लिखने की है एंड आप लोग को यहाँ पे पूरा मार्क्स देखने को मिल जाएगा। एंड स्टिल अगर आपको कोई तकलीफ है, कोई परेशानी है, कोई सजेशन है तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। एंड इसके आगे के कंटेंट के साथ में हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। एंड अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।